हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके राइट साइड में आपने देखा होगा, सब्सक्राइब की राइट साइड में जैसे ही आप सब्सक्राइब करते होंगे एक बेल आइकॉन आ जाता होगा, तो उस पर आपको जो है क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो बच्चों, मैं ब्रजेश सिंह आपको कांस्टेबल के लिए जो तैयारी करवा रहा हूँ, जीके और साइंस की क्विज और एमपी के वीडियोस भी मैं डाल चुका हूँ पूरे लगभग, तो उस वीडियोस को भी आप देखते रहिए। तो यहाँ पे जो है ये पार्ट 7 है, इसके अंतर्गत अगेन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर 2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों का अनुपात कितना है। यानी कि हर 2 साल में जो है राज्यसभा से कुछ लोग जो है रिटायर्ड होते हैं, तो उनका प्रतिशत पूछा उसने कि प्रतिशत कितना है। तो उसका प्रतिशत है 33%, यानी कि 1/3 भी उसको आप बोल सकते हो। तो 33% है, यानी कि टोटल जितने भी राज्यसभा में सदस्य रहते हैं उसका 33% हर दूसरे साल जो है आपके रिटायर्ड हो जाते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 33%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि वो कौन सा ईयर है जब शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। तब वो था आपका 1958। कब? 1958 को उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिल गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस्ताद जवाद अली खान संगीत की किस शैली में गाते हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, ठुमरी, हिंदुस्तानी या ध्रुपद। तो देखिए, ये जो है उस्ताद जवाद अली खान, ये जो है ठुमरी में जो है ये गाते थे। तो ये आपको याद रखना है कि ठुमरी इनका जो है शैली था। शैली क्या थी इनकी? ठुमरी। जवाद अली खान की ठुमरी शैली थी। आंसर हो जाएगा बी, ठुमरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था। यानी कि बुंदेलों की राजधानी जो था भिंड, शिवपुरी, छतरपुर या ओरछा। तो इसका आंसर है ओरछा। बुंदेलों की जो राजधानी थी वो ओरछा हुआ करती थी। देखिए, राजधानी वाली जो है हमेशा चीजें आपको याद रखना है। एक जैसे हिस्ट्री में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी। तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी दंती दुर्ग। तो ये राजधानी वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आंसर है बुंदेलों की राजधानी ओरछा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए जाना जाता है। मैग्नीज की खान के लिए, अखबारी कागज मिले के लिए, भेल के लिए या बॉक्साइट की खान के लिए। तो देखिए, भेल जो है यानी कि भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है आपका, ये भोपाल के अंतर्गत आता है आपका। ठीक, अब उसके बाद भारवेली से आपकी मैग्नीज की खदान है, भारवेली में है मैग्नीज की खदान। लेकिन यहाँ पे नेपानगर की बात चल रही है, तो नेपानगर जो है अखबारी कागज मिलों के लिए फेमस है। तो नेपानगर जो है न्यूज प्रिंट पेपर्स के लिए फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की किस साल में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था इस पे हस्ताक्षर भारत ने 2002 में किया था। कब किया था? 2002 में किया था। ये जो है पर्यावरण से रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? जो है ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी डिगबोई असम, हल्दिया कोलकाता के पास, कोयली बड़ौदा के पास और नुमंती असम के पास। तो इसका जो आंसर है डिगबोई। डिगबोई में सबसे पहले और सबसे पुराना जो है रिफाइनरी सेंटर है हमारा तेल का। तो डिगबोई, वो भी कहां? डिगबोई असम के अंतर्गत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बाद कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई या गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुलजारी लाल नंदा। और इंदिरा गांधी कौन थी? जो पहली हमारी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन यहां पे आंसर है गुलजारी लाल नंदा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भूदान आंदोलन। ठीक, तो भूदान आंदोलन मतलब के लिए कौन इसमें से फेमस है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भूदान आंदोलन पहले मैं आपको बताता हूँ था क्या। तो देखिए, भूदान आंदोलन जो था वो 18 अप्रैल, ठीक, 18 अप्रैल 1951 यानी 1951 में स्टार्ट किया गया था। और ये स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ठीक, और क्या हुआ था, विनोबा भावे को उस समय जो है सबसे पहले एक जमीन जो है तेलंगाना में दान में मिली थी इनको। ठीक है, और वहां से उन्होंने ये आंदोलन चालू किया था। ये उन्होंने बोला था कि जितने भी बड़े बड़े जमींदार हैं उनके द्वारा जो है ये
छठवां हिस्सा, जितना भी लोगों के पास जमीन था उसका छठवां हिस्सा मांगते थे, थोड़ा थोड़ा जमीन सबसे लेके, और करीबन 30 एकड़ उनका लक्ष्य था कि 30 एकड़ की जमीन जो है दान में सबसे लेना है। तो ये विनोबा भावे जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। डेट आपको याद रखनी है 18 अप्रैल 1951, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि बातापी की स्थापना किसने की। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, बातापी की स्थापना किसने की। अब आपको पता होना चाहिए कि बातापी है क्या। मेनली ये बातापी नहीं बादामी है, और बादामी को ही बादामी बादामी बोलते बोलते बातापी में परिवर्तित कर दिया गया है, और ये एक राजधानी थी, ठीक है, चालुक्य वंशों में, ठीक है। तो अब क्या था कि अब ये क्वेश्चन जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तब आपको समझ में आता। तो इसका आंसर ये सीधे पूछ रहा है कि बातापी राजधानी किसने बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन जो है प्रथम, बातापी की स्थापना इन्होंने की थी, एक राजधानी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि चतुर्भुज नाला पर पूर्व ऐतिहासिक चित्रण रॉक आश्रय कहां पर स्थित है। तो रॉक आश्रय के नाम से जो जगह स्थित है, और ये कहां पर स्थित है, ये है आपका भानपुर में। कहां पर है, भानपुर, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक। अगला क्वेश्चन, सावधि जमा खाता जो वित्तीय बैंकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं डैश साधन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सावधि खाता को और किस नाम से जाना जाता है। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या रैकरिंग डिपॉजिट नहीं, करेंट डिपॉजिट नहीं, टर्म डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये भी नहीं है। तो आंसर है टर्म डिपॉजिट। अब देखिए बताता हूं, सावधि जमा यानी कि एक पूंजी आपने जमा कर दी और कुछ समय के बाद जो है आपको मिल जाएगा, यानी कि कुछ उसका टर्म रहेगा, कितने टर्म के बाद ये मिलेगा, तो उसको इसलिए अवधि जमा खाता या टर्म डिपॉजिट भी उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्म डिपॉजिट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी। तो भारत के महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जो थी वो थी जयंती पटनायक, यानी कि जो पहली अध्यक्ष बनेगी तो उनकी जय जयकार होगा। तो जयंती पटनायक इज द राइट आंसर। तो इसको याद रखना है कि पहली आयोग की महिला बनी, अध्यक्ष बनी, तो उनकी जय जयकार की जाएगी चारों तरफ से। तो जयंती पटनायक इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से विभाजित कब किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य तो था सबसे पहले 2000 में किया गया था। अब 2000 आपको ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए 2000 पहले में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। तो सिर्फ 2000 से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप विथ डेट याद रखिए। तो इसका आंसर है 1 नवंबर 2000 को। ठीक, 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ हमारे एमपी से अलग हो गया था। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पंजाबी भाषा के गुरुमुखी पांडुलिपि का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, यानी कि गुरुमुखी पांडुलिपि का जो आविष्कार किया गया था वो किस गुरु के द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था आपका गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि की स्थापना, मतलब गुरुमुखी पांडुलिपि की स्थापना इन्होंने की थी, गुरु अंगद ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो यहां पे है कि वह वैज्ञानिक जिनका परीक्षण पेंडुलम घड़ी के आविष्कार का नेतृत्व करता है वो कौन थे। तो पेंडुलम घड़ी का जो आविष्कार का नेतृत्व करता है वो देखिए आइंस्टीन नहीं थे, मार्कोनी नहीं थे। मार्कोनी ने जो क्या किया था, उन्होंने रेडियो की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। अल्वा आइंस्टीन ने जो E = mc² इक्वेशन बताया था। तो अब सिर्फ ऑप्शन एक बच गया कि गैलीली ने इसकी खोज की थी। तो आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि घटपर्णी में कौन सा भाग है जो कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित होता है, यानी कि पिचर प्लांट द पार्ट विच इज मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स आर, मतलब कौन से उसके पार्ट हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं कीड़ों को पकड़ने के लिए। तो वो है आपके पत्तियों के द्वारा कीड़ों को पकड़ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोला जा रहा है कि व्हेल मछली जो होती है, व्हेल अक्सर अपने जो है सिर के शीर्ष पर वायु द्वार के साथ जल की सतह पर आ जाता है। इसका क्या कारण है, यानी कि व्हेल मछली समुद्र में जो है ऊपर आ जाती है पानी पे और फब्बारे छोड़ती है। तो उसका क्या कारण है, मेनली सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए वो ऊपर आती है। मेनली सांस लेने के लिए आती है, वो सांस लेके बहुत लंबे समय तक गोता अंदर मारे रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस लेने के लिए। अगला क्वेश्चन, वातावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी कि वातावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, हाइडल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो आंसर है सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी, जो कि ऊर्जा का अपार भंडार है जिसको हम अभी पूर्ण तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से गर्म करने पर कौन आसानी से विकृत नहीं होगा, यानी कि डिफॉर्म नहीं होगा हीट होने से। तो देखिए प्लास्टिक को आप गर्म करते हो जल्दी पिघल जाता है। पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक है, ये भी जल्दी पिघलेगा, लेकिन बैकेलाइट जो होता है हीट रोधी होता है, गर्म भी नहीं होता और जल्दी वो पिघलता नहीं है, जल्दी उसमें जो है आग नहीं लगती। तो आंसर हो जाएगा बैकेलाइट। कृत्रिम गुर्दे द्वारा समय समय पर रक्त शुद्धि की प्रक्रिया का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गुर्दा होता है वो रक्त शुद्धिकरण करता है, तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा आपका जो है अपोहन, यानी डायलिसिस की क्रिया जो है गुर्दों के द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा डायलिसिस। अगला क्वेश्चन सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि यहां पे सीएनजी जो कि सभी को पता होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही एलपीजी का भी पूछ सकता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इस टाइप से जो है आपके एब्रिविएशन कहे जाते हैं इसको, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंचुओं को मृदा से बाहर निकालकर खुले में रख देने पर वह तुरंत ही मर जाते हैं, क्यों। वो प्रकाश का सामना नहीं कर सकता, वो नम त्वचा से सांस लेता है, गर्मी उसे मार देती है, वो खुले में भोजन नहीं कर सकते। तो देखिए इसका आंसर ए भी हो सकता है। वो प्रकाश का सामना नहीं कर सकता, मतलब सामना कर सकता है लेकिन ज्यादा अगर धूप में रहेगा तो उसकी चमड़ी जो है नम होती है, वो जल जाएगी और वो सांस नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि केंचुआ जो होता है, अर्थवॉर्म जो होता है, वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, उसकी नाक नहीं होती, वो अपने स्किन से जो है सांस लेता है। अगर स्किन उसकी खराब होगी तो सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना था ए और बी, लेकिन अकॉर्डिंग टू व्यापम अगर बात करें तो वो नम त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, तो नम त्वचा से सांस लेते हैं और बाहर निकालने पर उनकी त्वचा जो है खराब हो सकती है, तो उससे उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन नहीं, उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं। आंसर होगा डी। अब क्यों होगा बताओ। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि इसमें अगर केमिकल चेंज एक बार हो गया, एक बार आपने किसी केमिकल में कोई चीज मिलाया और कोई उत्पाद आपका बन गया, तो वापस उसको आप पूर्ण पहले जैसे रूप में नहीं ला सकते केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो इसका आंसर होगा केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि उसको फिर से वापस नहीं बना सकते वैसा। तो रासायनिक परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक प्रिज्म का प्रयोग सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों के विसर्जन करने में होता है। प्रिज्म के आधार के रंग में सबसे करीब जो रंग प्रतीत होता है वो कौन सा होता है, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रिज्म से प्रकाश पास होता है तो उसके कई रूप में बदलता है, 7 रूपों में। तो प्रिज्म के सबसे करीब में कौन सा रंग होता है। तो प्रिज्म के सबसे करीब में जो होता है वो होता है बैगनी रंग। तो ये आपको याद रखना है, वॉयलेट रंग जो है प्रिज्म के सबसे करीब में होता है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंधेरे कमरे में रखे गमले के पौधे, मतलब अंधेरे कमरे में एक गमला रख दिया जिसमें पौधा लगा है, तो उसमें स्टार्च की उपस्थिति नहीं दिखाई देने का कारण क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि देखिए पौधों का क्या है, क्लोरोफिल होता है उनकी पत्तियों में, और वो धूप की उपस्थिति में जो है जाइलम के द्वारा जल लेके फ्लोएम के द्वारा खाना जो है पूरे शरीर में प्रवाहित करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो धूप ही नहीं मिलेगा तो उसको खाना ही नहीं बना पाएगा, तो उसमें मड कहां से बनेगा, स्टार्च की उपस्थिति दिखाई ही नहीं देगी। तो इसका आंसर है कि पौधे जो है भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। भोजन जब बनेगा ही नहीं तो संश्लेषण कहां से होगा भोजन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पौधे जो है भोजन नहीं बना पाते। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पेड़ों पर बढ़ने वाली लाइकेन निम्न का उदाहरण, यानी कि पेड़ों पर जो लाइकेन उपस्थित हो जाती है वो इनमें से किसका उदाहरण है। परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या सहजीवी संबंध। तो लाइकेन जो है पेड़ों पर जमते हैं और उन्हीं के सहारे रिलेशनशिप बना के जीते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहजीवी संबंध के साथ वो चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मानव का कान कितनी आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को बस सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होगी तो भी सुनाई नहीं देगा हमको, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी ध्वनि होगी तो हमको सुनाई नहीं देगा। इसके बीच की ध्वनि को ही हम बस सुन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय बल कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वीय बल कहां कहां कार्य करता है। सूर्य एवं इसके चारों ओर घूमते सभी ग्रहों के बीच, पृथ्वी एवं इस पर उपस्थित सभी निकायों के बीच, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी निकायों के बीच, केवल सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है कार्य करता है वो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, जितने भी निकाय हैं, जितने भी बॉडीज हैं, सभी के बीच में जो है वो आपका लगता है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी निकायों के बीच लगेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर का।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भूकंप के द्वारा ठोस चट्टानों में उत्पन्न प्रघाती तरंगे कहलाती हैं, यानी कि भूकंप के द्वारा जो ठोस चट्टानों में उत्पन्न तरंग होती हैं वो किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो बनी सी बात है, भूकंप के द्वारा बनाई गई तरंग है तो भूकंप की ही तरंग होगी, यानी कि सिस्मिक तरंग होगी या भूकंपी तरंग के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है ये अगेन क्वेश्चन समाप्त हुआ पार्ट 7 का। अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए उस पर कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।